अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हफ्ते का आखिरी रोज़ है और आज हमारे प्रोग्राम का भी लास्ट मतलब वीकली ऑफ लास्ट डे है। उसके बाद बेस्ट ऑफ 7 चलते हैं और हम लोग जो है प्रोग्राम में जो डिस्कस सबसे पहले करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जी, बड़ी ही क्रूशल किस्म की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई तो हमने सोचा क्यों ना आगाज़ ही इससे किया जाए। और आगाज़ में यह है कि तोशा खाना सब जानते हैं, जुमे का आखिरी दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है और आप सुबह सुबह क्रूशियल रिपोर्ट क्या दे रही हैं? भाई क्या करूं, ये हमारा आई थिंक ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों के साथ डिस्कस करें, बताएं कि उनके हुक्मरान जिनको आप वोट देते हैं उनके क्या क्या किस्से कहानी है। उसके जब हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं ये कहीं पर जाते हैं बाहर या कोई गेस्ट आता है बाहर से आता है तो वो साथ में तोहफे लेकर आता है। जब हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर जाते हैं तो ये खुद भी बड़े बड़े महंगे तोहफे लेकर जाते हैं और वापस रिटर्न में लेकर भी आते हैं जो उनकी तरफ से दिए जाते हैं, जिनमें एक्सपेंसिव कारपेट्स होते हैं, इसके अलावा एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं, गोल्ड के सेट होते हैं, हर चीज होती है, गाड़ियां होती हैं, क्या कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। अच्छा, दुनिया भर में चाहे इस्लामिक लॉज की बात करें या किसी भी रियासत के स्टेट के कवानीन की बात करें, एक चीज़ तय होती है, जब कोई शख्स एज ए स्टेट गेस्ट जाता है तो उसको जो भी तोहफा मिलता है ना वो उसको ज़ाती हैसियत में नहीं मिलता, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं मिलता, वो उस स्टेटस को मिलता है और उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। अब हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, बाहर दुनिया में तो मोरालिटी के ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जिसको एक तोहफा मिलता है वो चुप करके जाता है अपने जो तोहफा जो उनका जो तोशा खाना जिसको कहते हैं वहाँ पे जाके अपनी स्टेट को जमा करवाते हैं, वो स्टेट को मिला होता है, उसको हमारे भी स्टेट को ही जमा करवाते हैं, तोशा खाना करवाते स्टेट को ही है। लेकिन हमारे यहाँ डंडी मारी जाती है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसा होता है कि अब लास्ट गवर्नमेंट में क्या हुआ था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, स्टेट को एक तोहफा मिलता है। अच्छा, फिर कानून ये मौजूद है, जब आपको एक तोहफा मिलता है तो उसकी कुछ रकम जो है ना आप जमा करवाते हैं तो वो तोहफा आपकी ज़ाती मिल्कियत हो जाता है। ठीक है, फेयर इनफ, आपकी ये कानून का हिस्सा है, हो जाना चाहिए। लेकिन लास्ट गवर्नमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने वो तोहफा लिया और वो बेच दिया। हाँ। मसलन इससे बड़ी पाकिस्तान में पहले भी ऐसे होता रहा है। हमारे माशाल्लाह जो एक्स चेयरमैन पीटीआई थे जी, उनके टाइम में निराली चीज ये हुई कि है हमारे और चेयरमैन पीटीआई अभी भी हैं एक्स चेयरमैन। हाँ, एक्स चेयरमैन तो नहीं है, अभी भी चेयरमैन तो हैं वो। तो उसके अलावा फिर हमारे जितने हुक्मरान हैं तो उसकी पूरी लिस्ट हमने फहरिस्त तैयार की है। स्टोरी जो है ना वो ये आपने ठीक है हवाला तो एक दे दिया, लेकिन जो चीज़ को हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो ये है कि इतने करोड़ों रुपए के जो हमें तोहफे मिलते हैं, उसके बाद पहले गवर्नमेंट में आज से पहले तक जो गवर्नमेंट्स थी वहाँ पर यह था कि अगर किसी को उनमें से कोई चीज़ पसंद आती है तो वो सिर्फ उस कीमत का 20% अदा करेंगे और उसके बाद वो चीज़ ले लेंगे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के टाइम पर उन्होंने इसकी प्राइस 50% तक कर दी थी कि 50% मतलब आधी रकम देनी होगी। लेकिन आगे लॉ उन्होंने कहा ब्रेक किया जब उन्होंने पर्सनल मलकियत में लेके फिर उसको सेल कर दिया, सेल कर दिया। उसका एक प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन हमारे जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इसके अलावा शौकत अजीज़, सरताज अजीज़, शाहिदा खान अब्बासी और इमरान खान समेत बहुत से लोगों को एज अ स्टेट गेस्ट जब कोई जाते थे तोहफे मिलते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर तोहफे किसी ने जमा करवाए हैं तोशा खाना शौकत अजीज़ ने एग्जैक्टली, और सबसे एक्सपेंसिव अगर तोहफे किसी ने जमा करवाए हैं तो वो सरताज अजीज़ है। और सबसे चीप किस्म के तोहफे रुपए में वो जमा करवाए वो किसने, जहांगीर तरीन ने। थोड़े गरीब है ना इसलिए उन्होंने कहा होगा चले तोहफे लेके इनके जो प्राइवेट पैसे दे, ठीक है, वो जो जेट है वो हमें दे दें अगर ये इतने गरीब है तो। अच्छा, गरीब लोगों को ऐसी चीजें इसकी फहरिस्त में दूसरे नंबर पे शौकत अजीज साहब के बाद 9 तहाइफ शहबाज शरीफ साहब ने जमा करवाए। जी, शहबाज शरीफ साहब ने जमा करवाए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 9 कीमती घड़ियां जो हैं वो दी थी। और अच्छा, 9 कीमती घड़ियां थी लेकिन उन घड़ियों के सेट्स थे कुछ, और जो लेडीज़ घड़ियां थी उनमें 34 वॉचेस वो भी मौजूद थी। और चांदी होती है, जो पब्लिक सर्विस ऑफिस होल्डर होते हैं ना उनकी जब नीलामी होती है ना, तो जो एक तो हमारे जो साबिक एयर चीफ थे उन्होंने भी एक्सपेंसिव वॉचेस ली हैं। इसके अलावा फिर अपनी वाइफ के लिए जो तोहफे तहफ़ जो आते हैं, लेडीज़ वॉचेस आती हैं, लेडीज़ ड्रेसेस आते हैं, शॉल्स आती हैं, कारपेट्स आते हैं, तो वो सारे वो जो नीचे लेवल पे फॉरेन ऑफिस के, स्टेट ऑफिस के अंदर जो छोटे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्होंने सब कुछ जो है वो खरीद लिया है और तकरीबन जो बोली लगाई गई है। दूसरी चीज ये है कि जो 2017 से 22 तक की जो फहरिस्त दी गई है वो इंतहाई कम है तहाइफ की, मतलब बाकी चीजें तो जमा ही नहीं करवाई गई। तो बताने का मकसद ये था कि जिन हुक्मरानों को आप वोट देते हैं ना,
तो उनको वोट देते वक्त थोड़ा सा ये भी देख लिया करें वो कितने अमानत व दयानत के हामी लोग हैं और कितने संजीदा हैं अपने मुल्क के साथ। अच्छा, ये जो महंगे कारपेट है ना, अगर उनकी प्राइस आप मैं आपको बताऊं कि क्या है, 501 रुपए से लेके 900 रुपए तक नीलाम होते रहे। वाह, कितने महंगे, कितने महंगे मैं सरकास्टिक वे में बात कर रहा हूँ, कितने महंगे हैं। माय गॉड। तो ये जनाब अब ये है किस तरीके से मुल्क के अंदर लूट मार के नए नए घड़ियों की नीलामी क्या लगी है, 550 रुपए से लेके 1500 रुपए। काश ये सहूलत जो है हमारे यहाँ के आवाम को भी मुयस्सर हो, जिनको ये लोग वोट दे के जाते हैं, और फिर रियासत के तहाइफ के साथ किस तरीके से होता है। अब जो हुक्मरान, जो हाकिम आपकी रियासत के साथ, आपकी आवाम के साथ संजीदा नहीं है, आप क्या उससे तवक्को कर सकते हैं। चलें जी, बहुत हुक्मरानों का रोना रो लिया हमने, अब ज़रा माहौल का रोना रोते हैं। स्मोक ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, ख़ास तौर पे पंजाब में। अब स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया गया है, आज से कॉलेजेस, सरकारी दफातर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है जी। और लेकिन मुझे लगा जैसे सुबह फॉग है, स्मॉग भी थी लेकिन फिर भी ड्यू कुछ फर्क खत्म हो गया है। जिस तरह महमूद अयाज एक साथ में मिल गए थे ना, अब स्मॉग हो, फॉग हो, अलबत्ता इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो चुका है। कल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त था। कराची फिर 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे था। तो ये हमारे हालात हैं। अली खलील जो कि एडवोकेट हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत इस पर बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अली, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अली, गवर्नमेंट जो इस वक्त मेजर्स ले रही है, आप समझते हैं आर दैट इनफ या मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है, या ये प्रायोरिटीज़ ठीक हैं, यही चीज़ों पर लॉकडाउन लगा दें, स्कूल्स बंद कर दें और उसके बाद हम ये समझें कि हालात ठीक हो जाएंगे, स्मोक छट जाएगी? मैं इसे इस तरीके से कहता हूँ कि जो स्मोक है ये हमारा एक परमानेंट मसला बन चुका है। अब देखें कि असल में तो इसके लिए जो तैयारियां हैं और जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें पूरा साल लेने पड़ेंगे। अब इशू एक ऐसा आ चुका है जो कि हमेशा हर साल नवंबर दिसंबर में तो इसका चेहरा खुलकर सामने आ जाता है, लेकिन अच्छे जो अनासिर हैं जो कि रीज़न बनते हैं बेसिकली स्मोक के, वो तो ऑब्वियसली पूरा साल रहते हैं। तो जब तक उन कॉजेज़ के ऊपर काम नहीं किया जाएगा कि जो कि एक मेन रीज़न बन रहे हैं स्मोक की, और कॉजेज़ में फॉर एग्जांपल मैं अगर मिसाल दूँ तो फैक्ट्रीज़, उनसे निकलने वाला धुआं एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद हमारी जो गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल फ्यूल नहीं है, हम लोग बदकिस्मती से वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो फसलों के बाकियात को आग लगाना वगैरह, जब तक हम इनके ऊपर स्ट्रिक्टली पूरा साल मेजरमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक आखिर में आके आप लॉकडाउन लगा दें, 2 दिन स्कूल बंद कर दें, 3 महीने के लिए बंद कर दें, ये परमानेंट इसका हल नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अली, ये बताइए, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अगर आए तो ये तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, इनिशिएटिव्स तो ले रही है, लेकिन ऐसे क्या इमीडिएट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हैं जो कि ये स्मोक को कंट्रोल करें और पोल्यूशन और डस्ट इस तरह से फैले ना? देखिए कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को जो डील करता है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 है। इट्स मीन कि 1997 से हमारे पास लॉज मौजूद हैं, राइट। हमारे पास इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, right. उनके रूल्स, पॉलिसी सब कुछ मौजूद है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आखिर डिपार्टमेंट की मौजूदगी में, लॉज की मौजूदगी में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मौजूदगी में, और सबसे बड़ी बात हमारा जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, दैट इज आर्टिकल फॉर लाइफ, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों की फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक का, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इन्वायरमेंटल अगर हमें इफेक्ट कर रहा है, इट्स मीन कि हमारा राइट ऑफ लाइफ इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो इसको ऑन द प्रायोरिटी बेसिस नहीं रखा जा रहा। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, आप देखें कि सबसे ज़्यादा इशू इस टाइम लाहौर में है स्मोक का। उसकी रीज़न पे देखें, लाहौर के चारों तरफ में शकुपुरा, कसूर, मुल्तान रोड, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, जितनी भी इंडस्ट्रियल मौजूद हैं, आखिर इन फैक्ट्रियों का धुआं, इनके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, मैं तो इन्वायरमेंटल लॉज पे काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सच है जैसे कि होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इनका धुआं कहाँ जाएगा? ये अनट्रीटेड जो इनका जो स्मोक है, ऑब्वियसली आखिर वो स्मोक की ही सूरत इख्तियार करेगा। और वो आज तो इस हद तक गंभीर कंडीशन हो चुकी है कि मेरा ख्याल कि हमारे बच्चे या हम यहाँ पे सांस लेना तक हमारे लिए दुश्वार हो चुका है। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, इन्वायरमेंटल लॉज पर आप काम कर रहे हैं, तो हमारे कावानीन इस बारे में क्या गाइड करते हैं हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से या इन्वायरमेंटल लॉज के हवाले से? अगर इसकी कोई वॉयलेशन होती है तो फिर उस पर हमारा कानून क्या कहता है, क्या होना चाहिए? देखिए, कानून में एक बड़ी खूबसूरत टर्म दे दी, IEE एंड EIA। ये एक असेसमेंट है। कोई भी इंडस्ट्री, बड़ा छोटा कारखाना या हाउसिंग सोसाइटी जब बनेगी,
वो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स उसके असेसमेंट करवाएंगे। वो असेसमेंट्स जब इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में सबमिट होंगी उसके बाद वो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट उनको एनओसी देगा, तो ये इंडस्ट्रीज, कारखाने, भट्टे या ये हाउसिंग सोसाइटीज काम कर उसके बाद चालू होंगी। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये असेसमेंट जमा करवा रहे हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है जो उनको एनओसी दे दिया गया, Yes. और अगर उसमें उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम इन इन्वायरमेंटल मेजरमेंट को फॉलोअप करेंगे तो उनको फॉलोअप क्यों नहीं किया जा रहा? तो इस पे चेक किसने करना है? एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने। अगर डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो फिर स्मोक कहाँ से आ गया? ओबियसली खला से तो नहीं आ गया ना, मरीख से तो नहीं आया सारा स्मोक, हमारा ही पैदा किया हुआ है, हमारी ही वायोलेशन और हमारी ही कुताही हैं। तो जब तक हम खुद इस पे मेजरमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम तमाम लोग, मैं अच्छा, फिर जो इनकी अली वोलेट करते हैं इनको, तो उन पर फिर कानून क्या सजाएं उस पर करता है? क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन कवानीन इस पर सख्त हों तो फिर ये चीज़ें तो ना हमें देखने को मिलें। फिल फोर उस सोसाइटी को या उस इंडस्ट्री को सील किया जा सकता है। ओके। और उन्हें हैवी पेनल्टी भी फायद की जा सकती है, इवन के लाखों में। अब देखें कि कारखाना सोसाइटी जो चल रही है, अगर वो इन्वायरमेंटल लॉज की वायोलेशन, इन्वायरमेंटल रूल्स की वायोलेशन कर रही है, आप फैक्ट्रीज को जब बंद करना शुरू कर देंगे, मैं कहता हूँ बंद ना भी करवाएं, आप सिर्फ 1 से 2 या 3 इंडस्ट्रीज को प्रॉपर्ली उन पे चेक कर दें, बाकी इंडस्ट्रीज को खुद ही समझ आ जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। वो डर के खुद ही इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो अप करना शुरू कर देंगे कि उन्हें भी अपना बिजनेस अजीज है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है करे कौन? लेकिन हमारी भी तो गलती है ना, हमारे अपने लोग जो बैठे होते हैं एनवायरमेंटल में, जो भी टीम्स होती हैं जो कि छापे मारती हैं, या जो भी सोसाइटीज़ है एनओसी जमा करवाते हैं, वो कुछ रिश्वत लेते हैं और उनको एनओसी ग्रांट कर देते हैं। ये बात किस्मती है, उसकी रीजन भी बैक पे हो रहा है कि इन्वायरमेंट को आज तक हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट नहीं किया। जब तक हम शहरी, क्योंकि देखिए हम सब इस पे इफेक्ट हो रहे हैं, तो जब तक हम तमाम शहरी इसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक इस पे कुछ भी नहीं होने वाला। अब वो टाइम आ गया है, मैं समझता हूँ ये फिट टाइम है कि शहरी इस पे खड़े हो जाएं, शहरी स्टैंड लें, अपने इर्द गिर्द जहाँ जहाँ इन्वायरमेंटल लॉज की वायोलेशंस हैं, शहरी फिल फोर इसको रिपोर्ट करें, उसको फॉलो अप करें। अच्छा, अगर 1 महीने में इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वो 1 महीने में उस पर एक्शन नहीं लेता, आफ्टर 1 मंथ यू हैव अ राइट टू परस्यू द केस इन इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल पंजाब। तो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल पंजाब में आप आएंगे और इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के पास एक स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद हैं, और किसी फैक्ट्री की जरूरत ना हो अगर शहरी इस तरह खड़े हो जाएं। लेकिन अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में अगर फैक्ट्रीज मौजूद हैं और वहाँ पर लोग बार बार कंप्लेन करते भी हैं, तो वो फैक्ट्रीज बंद तो नहीं होती, स्पेशली टायर्स वाली या ये जो जलाने वाला काम होता है इस तरह की, ऐसे धुआं उगलती चिमनियाँ हैं और फिर उसके बाद वो आते हैं, रिश्वत लेते हैं और चले जाते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी जब मैंने देखा लाहौर से शेखुपुरा तक और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो बॉयलर चलाया जा रहा है आग के लिए, उसमें इवन आइसवेयर के कूड़ा किट का इस्तेमाल किया जाता है। माय गॉड, उसमें कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बताएंगे कूड़ा करके जलेगा और ऊपर से वो धुआं छोड़ेगा, और इस सब के इन स्पाइट ऑफ ऑल डैट के अभी स्मोक की वजह से क्या हालात है, उसके बावजूद ये चीजें अभी तक स्टिल चल रही हैं। अब 1-1.5 माह से इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में नजर आ रहा है जी, बाहर आ गया जी, अब हम काम करेंगे। फिर मेरा क्वेश्चन वही है, पूरा साल, अभी हमें 4-5 साल हो गए, हम बहुत सख्ती से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अब कब तक इस पे ऐसा चलता रहेगा? कब तक इस पे पूरा साल? अच्छा, होश भी हमें जब ये स्मोक आ जाती है ना तभी आता है, नवंबर दिसंबर में। तैयारी तो आपने उससे पहले करनी है। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि हमारे डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट मौजूद है तो स्मोक कहाँ से आ रही है? आप इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल को जब तक पनिश नहीं करेंगे तब तक एक लेकिन इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों से पूछे, वो ये कहते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिलते, हमारे पास पेट्रोलिंग के लिए रिसोर्सेज। मैं गुजारिश करता हूँ कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9 भी, अगर हम शहरी ही ना रहे तो स्टेट कहाँ से रहेगी? एग्जैक्टली। हमारी जिंदगी अब हम सब मरना शुरू हो जाएं, जैसे कि इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई, लाहौर में रहने वाले शहरियों की जिंदगी 7 साल कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले ही 50-60 के पेटे में एवरेज लाइफ चल रही है, उसमें 7 साल कम उसमें भी 7 साल करते हैं, तो आपके मेरे 10-15 साल है मेरे तो ज्यादा होंगे आपके। मजाक के अलावा अपार्ट फ्रॉम जोक, अली भाई अब क्या करना चाहिए है, या अदालत गवर्नमेंट को भी, आपने तो बताया कि जो हमारे जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो स्टडी करते हैं, वो डील करते हैं इंडिविजुअल एक्ट पे, कोई सोसाइटी है या फिर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट को हमारे ये लॉज किस तरह स्ट्रिक्ट कर सकते हैं या बाउंड कर सकते हैं कि वो मेक श्योर करें ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इस पर अमल दरामद हो? जी मैं कहता हूँ इसलिए मैंने पहले ही गुजारिश की कि शहरियों को स्टैंड लेना पड़ेगा, और जब शहरी स्टैंड लेंगे, अवाम जब खड़े हो जाएंगे तो हुकूमत ऑटोमेटिकली तो मजबूर होगी। दूसरी बात है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट वो है जो किसी भी कंडीशन में आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। राइट ऑफ लाइफ है, आप शहरों का राइट ऑफ लाइफ उनसे छीन रहे हैं, और ये जो अनासिर, ये जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है जो इंडस्ट्रीज में या दूसरे कारखानों में, ये जाहिल लोग भट्टे चला रहे हैं और लॉज के रूल्स के अगेंस्ट जाकर चला रहे हैं।
इनको चेक करना तो ओबियसली हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत इस पर काम नहीं कर पा रही तो ये देखना पड़ेगा कि शहरियों को खुद से एक बार स्टैंड लेना पड़ेगा। सर, और शहरियों को इस पे आप शहरी तो स्टैंड तब लेंगे अली भाई जब आपको एक अवेयरनेस होगी। आपको एक भी एहतजाज नजर आया अभी इस मौके पर? सर वही मैं कह रहा हूँ, ये तो नहीं नजर स्टैंड तब लेंगे जब उनको अवेयरनेस होगी। यहाँ पे तो अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है। अभी तो शहरी रोजी 2 के छुट्टी लेकर लाले खुश पड़े हो हैं। जाते हैं, हाँ, पिकनिक मनाने exactly। चले जाते हैं। जी, ये फिर इट्स मीन कि हमारा सोशल बिहेवियर नेगेटिव है। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल रेन का कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल कि स्मोक किसी कम हद हो? तक मैं कह सकता हूँ कि हो सकती है Okay। टेम्परेरीली। इसको कहा जाता है क्लाउड सीडिंग टेक्निक। अब इसमें Cloud ये seeding क्लाउड सीडिंग टेक्निक, इसमें एक एरोप्लेन या रॉकेट को इस्तेमाल करते हुए बादलों के ऊपर ले जाकर, इसमें भी कुछ शराइत है जिनका फुलफिल होना लाजमी है। लाइक बादल 2000 से लेकर 5000 फीट तक हो, इससे ज़्यादा बुलंदी पर ना हो। Okay। फिर उसमें जो हवा की जो नमी है वो 70 से 75% कम से कम लाजमी हो। फिर उसमें जो हवा की रफ्तार है वो 30 से 50 किलोमीटर अच्छा, पर अली आवर भाई की आपस स्पीड की बात है, अगर वो इतनी बुलंदी पे आ जाएंगे तो बारिश के तो वैसे नेचुरल होने का भी इम्कान है। होता है जी। क्योंकि 70% या 50% हमने सिर्फ कम से पुश कम बादलों करना का होगा कुछ मौजूद ना होना कुछ। लाजमी है। एग्जैक्टली, क्योंकि नमी होगी बादल के अंदर, 70% तक पानी होगा तो वो वो बारिश होगी बरसात ना। जा सकते हैं, सिर्फ हमने बरसात सिर्फ उनको पुश करना है कि वो करें, बस। लेकिन और वही बादल नीचे हों और गहरे हों। गहरे चलें सर, अब ये भी आजमा के देख लेते हैं। अल्लाह करे इस टेक्निक से ही हमारी स्मोक से जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया अली खलील आपका, आपके वक्त का। हमारे शहरियों को हम एज ए सिटीज़न, ये हमारी जानों का, हमारी ज़िंदगियों का मामला है, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का मामला है, तो हमें खुद से संजीदा दिखाई देना होगा। छुट्टियां मिलती हैं, अब ये 2-3 दिन से आप देखिएगा, इन 2-3 दिनों में जो छुट्टियां मिलेंगी ना, कोई ससुराल चले जाएंगे, ननिहाल चले जाएंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे, बाहर जाके खेलेंगे ग्राउंड बच्चों में के क्या जाके। दुश्मन बन गए हैं, असल में काम तो बड़ों का, गवर्नमेंट का है। मैं बच्चों को वैसे तो कलेक्टिव छुट्टी- बात कर रहा हूँ, हाँ। पेरेंट्स की है ना, Parents हमें की- रियलाइजेशन ही नहीं है इस चीज़ की। रियलाइजेशन ही नहीं है। हमें जाना है नाज़रीन ब्रेक पर, हमें भी रियलाइजेशन नहीं है, हमारी गवर्नमेंट्स को भी नहीं है। लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं गज़ा की सूरत हाल पे कि गज़ा पट्टी पर किस तरह से फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है। और कल की फुटेजेस मैं देख रही थी, कल से जंग बंदी का ऐलान किया गया था कि जंग बंदी होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जो है वो बड़ी कोशिशें की गई थी और उसके बाद मनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इजराइल की जानिब से ऐसे बम्बार्डमेंट की जा रही थी और बाकायदा जो रिपोर्टर्स थे वो लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, उनके पीछे धुआं उगल रहा था, किस तरह से ऐसे जैसे कोई पीछे भट्टा और चिमनी नहीं चल रही होती, लेकिन वो क्या अब ये देखें, बमबारी की गई थी। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, मासूम फ़लस्तीनी जो हैं वो तो शहीद हो ही रहे हैं। अब इज़राइल की गवर्नमेंट इतनी बदमाशी पर उतर आई है, अब तक की इस जंग में 60 के करीब इंटरनेशनल सहाफ़ी भी, वो भी अपनी जानों से जा चुके हैं, जो कि सिर्फ अपने फ़र्ज़ मनसब ही अदा कर रहे थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे। लेकिन मजाल है किसी के कान पे जूं तक रेंगी हो। वैसे तो बाहर एक जानवर को कांटा लग जाए तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया जाता है, इतना हू एंड क्राई होता है। लेकिन अब हज़ारों की तादाद में रोज़ाना इंसान, मासूम बच्चे, ख़वातीन लुक़मा अजल बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स तक महफूज नहीं हैं। उसके बावजूद भी मजाल है कि इज़राइल के किसी रवैये में रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली आई हो। अब ये कहा गया था सबकी जानिब से, UN में भी करारदाद जमा हुई थी कि जंग बंदी की जाए, तो अब ये शनीद ये है कि आज थोड़ा सा वक्फा होगा जंग के दौरान, मतलब उसमें बम्बार्डमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन जो इतने बच्चे, इतने मासूम लोग जो शहीद हुए हैं, अभी तो उनकी तदफीन नहीं हुई, इज्तिमाई कब्रें खोदी जा रही हैं, जनाजे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पता है कि जहाँ लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर बम्बार्डमेंट कर दी जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी वहाँ पर लोगों को रिलीफ का काम पहुंचाने के लिए बहुत से नेक लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जान का परवाह किए बगैर उन मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको जिस हद तक इमदाद फराहम की जा सके वो फराहम की जा सके। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। और इसी सूरत हाल पर हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना रिलीफ का काम वो कर चुके हैं। डॉक्टर नासिर हमदानी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम मेडिकल मिशन इन पाकिस्तान, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे थे, अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि गज़ा में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप उस पर रोशनी डालें कि वहाँ पर आपका रिलीफ का काम किस तरह से जारी है,
क्या मुश्किलात आपको पेश हैं, कितने लोगों के लिए आप रिलीफ का काम अभी और तक कर दूसरा चुके आपकी हैं? तो वहाँ पे हमास के रहनुमाओं से कतर में मुलाकातें भी हुई हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। जी, आपने जो भी बात की कि फ़लस्तीन के अंदर गज़ा की पट्टी में एक बहुत बड़ा वहशियाना काम हुआ है, इसराइल ने जिस तरह बम्बार्डमेंट की है और सारी बम्बार्डमेंट सिविल आबादी के ऊपर थी। ये कोई जंग नहीं थी जिसमें हमास के ऊपर हमला हो रहा है और हमास इसराइल के ऊपर हमला कर रही है, हाँ। बल्कि इसमें ये था कि इसराइल आबादियों के ऊपर हमला कर रहा है। उसमें हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी शहीद हुए, मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी शहीद हुए, डॉक्टर्स भी शहीद हुए, और उसके साथ साथ अवाम की बड़ी तादाद, आज की तारीख़ तक 15,000 से ज़्यादा गज़ा के लोग शहीद हो चुके हैं। और आप तसव्वुर करें कि 7,000 इसके अंदर मासूम बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी के 5 साल भी नहीं देखे थे, औरतें हैं। इसी तरह 35,000 ये रात के फिगर्स हैं जो अल जज़ीरा ने रात इशू किए हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो फ़लस्तीन की उसकी तरफ से, 35,000 लोग हैं जो इंजर्ड हैं, और इनमें से भी 7,000 ख़वातीन और बच्चे हैं 35,000 में से, और मिसिंग लोग इसके अलावा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हर घंटे के अंदर वहाँ पे गज़ा की उस पट्टी के अंदर हर घंटे में तकरीबन 42 इमारतों को तबाह किया जा रहा है, और हर घंटे के अंदर 15 लोग ऐसे हैं जो शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी इससे अलावा हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के लोगों के साथ खड़ी हुई है। हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और मुस्लिम मेडिकल मिशन का वफ़द लेकर अभी कतर में गए थे। खालिद मिशाल साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, उसमें बड़ी तफसील से बात हुई कि पाकिस्तान की कौम के जज्बात क्या हैं, पाकिस्तानी लोग किस तरह अपने फ़लस्तीनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ और बच्चों के साथ खड़े हैं, और साथ ये बात हुई कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। उनका भी सबसे बड़ा कंसर्न ये था, इस वक्त 1.7 मिलियन लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो अपने घरों को, रिहाइशों को, रेफ्यूजीज़ कैंपों को छोड़कर रोडों के ऊपर हैं या शेल्टर्स के अंदर हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। मौसम आप देखें, सर्दी का इंतहाई शदीद आ रहा है। इस सिचुएशन में हमने बड़ी तफसील के साथ उनसे बात की कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, यहाँ की मेडिकल कम्युनिटी उनकी कैसे मदद कर सकती है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी बात हुई, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी मेडिकल टीमें अब भेजने के मरहले की तरफ जा रहे हैं। कितना रिलीफ का सामान आप वहाँ तक पहुँचा सकें? जी, अभी जो काम था सारी NGOs ही इसी तरह कर रही थी। वो ये था कि लोकली अरेंज सामान को हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और वहाँ पर हमारी जो रिलीफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलकर, इनमें से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ़लस्तीनियों की हैं लेकिन उनके ऑफिसेज बाहर भी दुनिया के अंदर हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन थी। उनको हम इमदाद पहुंचा रहे थे और हमारे बिहाफ पे वो इमदाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आगे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉर्डर्स खुले हैं ताकि रिलीफ का जो सामान है वो पहुंचाया जा सके वहाँ पर। हॉस्पिटल्स में तो ईंधन की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, मतलब पैरामेडिकल के पास कितना काम होता होगा, इनके बच्चों के लिए इनक्यूबेटर्स की ज़रूरत है। तो क्या वहाँ तक सामान पहुँच भी रहा है? जी, जो अभी तक की सूरत हाल थी ना, सामान पहुँचा है बहुत थोड़ा, कुछ 400 ट्रक अब तक पहुँचे हैं जी। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक अगर आप देखें तो इतने ट्रक, इससे ज़्यादा नहीं है, और ये बड़ा लिमिटेड सामान है अगर आप वहाँ की 2.4 मिलियन की टोटल आबादी को देखें। ऑब्वियसली हाँ जी, और इससे पहले भी सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ वाफिर मिकदार में चीज़ें मुयसर नहीं थी। हाँ। 2007 से गज़ा की पूरी तरह नाकाबंदी की हुई है। बहरी रास्ता भी बंद है, ज़मीनी रास्ता जो मिलता है एक इसराइल की तरफ और एक ये मिस्र वाला रफा बॉर्डर की तरफ, ये भी बंद है, और फ़िज़ा में भी इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। माय गॉड, आपने जो बात किया फ़िज़ा में, मैं गूगल पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी, फ़लस्तीन के अंदर जो बारिश होती है उन लोगों को बारिश का पानी जमा करने के लिए इजरायली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। वो पानी तक जमा नहीं कर सकते, क्या कि वो इजराइल की ज़मीन है और वहाँ से जो पानी इकट्ठा हो रहा है फ़लस्तीनियों का उस पर हक नहीं है। और ज़मीनी रास्ते से वैसे उनकी पानी की पाइपलाइंस, जितना भी सप्लाई का वो राब्ता है वो सारा उन्होंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। गज़ा की पट्टी में 35 हॉस्पिटल्स थे, बड़े अस्पताल जो इस सारी पट्टी को कवर कर रहे थे। उसमें से इस वक्त 26 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग हो गए हैं, और उसमें से बहुत सारे वो हैं जिनको खाली कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा शिफा अस्पताल का मुहासरा कर दिया, एग्जैक्टली। फिर उसमें से बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के जो थे वो खत्म कर दिए। यूनाइटेड नेशन के लोग, इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग उसके अंदर शहीद हुए, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, पैरामेडिक्स हैं, इनक्यूबेटर पे पड़े हुए मासूम बच्चे, उनके लिए ऑक्सीजन बंद कर दी गई, उनकी वेंटिलेशन बंद कर दी गई,
और उनके लिए पीछे जनरेटर की सप्लाई नहीं है, बिजली तो वैसे डिस्कनेक्ट की हुई है, ये सूरत हाल है। आप ब्रेड की बात करें, पूरे गज़ा में एक फ्लोर मिल है ना, पूरे गज़ा के अंदर जो सिचुएशन हमें, पूरे गजा में सिर्फ एक एक फ्लोर एक फ्लोर मिल है। उस फ्लोर मिल को भी गंदम देती थी यूनाइटेड नेशन, और वो आटा बना के तकसीम करती थी, ये जो हमारे यहाँ तंदूर होते हैं ना इस तरह ब्रेड मेकर्स को, और वहाँ से लोगों को ब्रेड मिलती है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो फ्लोर मिल भी बंद हो गई, गंदम की सप्लाई भी बंद हो गई, और जो ब्रेड बनाने की दुकानें थीं वहाँ पर, तंदूर थे, उनके ऊपर भी हमले हुए, उनमें से भी ज़्यादातर डैमेज हो गए। वहाँ पे लोग पानी के एक गिलास के लिए और एक एक ख़ानदान एक एक ब्रेड के लिए तड़प रहे हैं, ये सूरत हाल है। इस सारी चीज़ ने कम से कम जो एक चीज़ बेहतर हुई है, ये जो दुनिया में इनका जो दोहरा एक नकाब था ना जी। इंसानियत का, वो बहुत बुरे तरीके से गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों ने नोचा है और दिखाया है कि अंदर से कितने ये खूनी वहशी लोग हैं कि जो मासूम बच्चों तक पे तरस नहीं खाते हैं। आपकी फ़लस्तीन के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, खालिद मशल से मुलाकात हुई है, वो लोग क्या कितने पुरुमीद हैं, उन लोगों का क्या कहना है, इस जंग का अंजाम क्या होगा? जंग छेड़ तो दी, वो तो इजराइल ने पहले दिन से छेड़ी हुई थी, हमने तो जस्ट रिटेलिएट किया ना हमास ने, उसके बाद अब मामला किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या कहना था? देखिए, जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है जंग की, उसमें तो हमास का ये कहना था कि हम पूरी तरह खड़े हुए हैं और उनके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है इसराइल की टेक्नोलॉजी का, असले का और फ़ौज का, वो पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं। असल बात यह कि इसराइल के पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो सिविल लोगों को नुकसान पहुंचाना है। हमास इससे परेशान है, सारी दुनिया के मुसलमान भी परेशान हैं और आम इंसान भी परेशान है, जिनके अंदर दिल धड़कता है। आम सिविल लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस चीज़ से हर कोई परेशान है। अगर ये जंग होती दो फौजों के दरमियान तो इसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होना था ना, और इसराइल एक कदम भी आगे ना बढ़ सकता। अब इसराइल इंसानों की जानों के साथ खेलकर उनके फाइटर्स को मजबूर करता है कि वो उनके साथ बैठें, बात करें, निगोशिएशंस करें। और ये जो सीज़ फायर हुआ है ये भी इसराइल ने अपनी मजबूरी की वजह से किया है, और वो ये चाह रहा है कि सीज़ फायर के ज़रिए उनको कुछ टाइम मिल जाए, वो नए सिरे से अपनी चीज़ें तरतीब दे लें और दोबारा हमला करें। आप देखें, रात सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद रात भी रेफ्यूजी कैंपों के ऊपर हमले किए गए और 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, और जो यरगमानी है वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, छोड़ा जाए, वरना इसी तरीके से बम्बार्डमेंट की जाएगी। ब्लैकमेलिंग है ना सिविलियन। इस सारी सिचुएशन में बेसिकली उन रहनुमाओं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने एक तो पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि यहाँ पे सारी जमातों ने, मजहबी, सियासी जो भी प्लेटफार्म्स हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इवन उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है और उनके नैरेटिव को सपोर्ट किया है। इस वक्त आप देखें, जहाँ भी तहरीक होती है ना आज़ादी की मुसलमानों की, ये अपने हुकूक की, उसको दहशतगर्दी कहकर सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने भी, बाकी इस्लामी दुनिया ने भी ये नैरेटिव इस दफ़ा कबूल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीन के लोग सर, अपना आपने दिफा बात कर अपनी रहे हैं। जगह ठीक की है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये संजीदा हों तो ये तो सिर्फ हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ ही अपनी ऑयल सप्लाई बंद कर दें, एक दिन के अंदर इसराइल और ये घुटनों पे आ सकते हैं। सिवाय मजम्मतों के तो प्रैक्टिकली चाहे ईरान हो या सऊदी अरब हो, OIC का 12 नवंबर को इजलास को लेके बड़ी हमें तवक्को थी कि शायद कोई ऐसा मुतफ़िका, कोई यूनैनिमस, कोई ऐसी वो करारदाद लेकर आएंगे, मुस्लिम कंट्रीज़ एक पेज पर होंगे। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ सही मानों में उनके दर्द को अपना दर्द समझें तो इजराइल ये दिन तक, आज के ये दिन की नौबत ही ना आती? जी, इसमें ना दोनों पर्सपेक्टिव हैं। आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ। जो किरदार 57 मुसलमान मुल्कों का बनता था कलेक्टिवली, उसमें हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, और जो हमें मैसेज देना चाहिए था, जिस तरह जो बाइडन आकर बाकायदा इसराइल के साथ फ़ौजी इमदाद कर रहे हैं, बिल्कुल, और इसी तरह यूके से उनका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, बाकी लोग सामान लेकर आ रहे हैं, असला लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर कोई वो रिलीफ के लिए नहीं आ रहे वहाँ पे। मुसलमानों को ऐसा स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए जिसके साथ उन्हें अंदाज़ा हो कि पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान, इनकी हुकूमतें और अवाम फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों बहनों के साथ खड़े हुए हैं। इसके अंदर वो अचीवमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक नैरेटिव की बात है, किसी जगह पे भी आपको ना फ़लस्तीन की हिमायत में, गज़ा की, लेकिन इस नैरेटिव की कीमत बहुत बुरी अदा की है, कीमत हमारे बच्चों ने चुकाई है। ये नैरेटिव तो ठीक है चला गया, लेकिन अब जो बच्चे जो मासूम फूल खिलने से पहले मुरझा गए हैं, इतनी ख़वातीन जो मारी गई हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज़ तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल हैं।
सॉलिडेरिटी इसे कहते हैं। वहाँ पे जो बाइडन खुद पहुंचे हैं, ऋषि सुनक खुद वहाँ पर पहुंचे हैं। अपना बहरी इसके जहाज काउंटर समंदर में नैरेटिव खड़ा में तो किया। हमारे मुस्लिम ममालिक तो सिवाय एक लिप सर्विस के कुछ ज़्यादा नहीं कर सके हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आपकी मुलाकात हुई है कतर में, तो उनकी जानिब से हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, रिसोर्सेज के हवाले से कुछ बताया गया कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हम मुकाबला कर सके? जी बिल्कुल, इस पे बड़ी तफसीली बात हुई है। 1.7 मिलियन मैंने आपको बताया डिस्प्लेस्ड लोग हैं इस वक्त, जो कैंपों में हैं, जो रोड्स के ऊपर हैं, जो ओपन अंडर द स्काई है ना, उनके पास ना शेल्टर है, ना कोई खाने का बंदोबस्त है, ना उनके पास किसी तरह का कोई सिस्टम है सीवरेज का और हाइजीन का। और इसके साथ साथ सर्दी है, मौसम यहाँ से शदीद है हमारे लाहौर से। आप तसव्वुर करें कि लाहौर के इस मौसम में हम कमरे में भी कंबल के बगैर नहीं रह सकते ना, जो प्रोटेक्टेड हमारा एरिया होता है। और वो लोग आसमान के नीचे हैं और उस रबल में से जाने बचा के निकले हैं ना, जो ऊपर उनके मलबा गिरा हुआ था, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था, कपड़े भी नहीं है। 40 दिन से लोगों ने वही एक लिबास पहना हुआ है। और उसके साथ 50,000 लोग वो हैं जो डिसेबल्ड हैं इस जंग में, किसी की एक टांग नहीं है, किसी की दो नहीं है, वो भी साथ इसमें सफ़र कर रहे हैं। और जब वो नाज से जा रहे हैं साउथ की तरफ, आपने फुटेज देखी होंगी, व्हील चेयर्स के ऊपर अपने बच्चों को भी साथ बिठा के वो बेचारे ले ले के इतने किलोमीटर्स का सफ़र जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी क्राइसिस पैदा हो चुका है। इसमें हमें हर तरह की उनको मदद करनी चाहिए। मदद मेडिकल फील्ड के अंदर भी ज़रूरत है, उनके अस्पतालों को स्ट्रेंथन करना, वहाँ मेडिकल टीम्स भेजना, डॉक्टर्स भेजना, दवाइयाँ भेजना, अस्पतालों की ज़रूरत की हर चीज़। इसके साथ साथ आम इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले खुराक है, और उसके बाद इस मौसम के अतबार से उनके लिए लिबास हैं, कंबल हैं, उनके लिए आर्जी शेल्टर्स का बंदोबस्त है। इस हवाले से पाकिस्तान से उन्होंने ताउन की अपील भी की है कि पाकिस्तान की तंजीमें और यहाँ पे दर्द दिल रखने वाले अफराद हमारे साथ ताउन करें। चलें जी, अल्लाह करे कि ये जो हालात हैं किसी मंतकी, किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचें, और जो वो लोग सफ़र कर रहे हैं, इजराइल फ़लस्तीन के लोग, हमास के लोग तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरानों को उससे ज़्यादा जवाब देना होगा कि उन्होंने इस तमाम तर खेल में खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया है। या वो जंग बंदी होगी ना, उसके बाद जब रिहेबिलिटेशन का काम आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है, तब ये सारे अरब ममालिक 2, 4, 15 मिलियन डाल देंगे कि हम इमदाद के तौर पर इतना और हातिम ताई की कब्र पे लात मारेंगे और उसके बाद बताएंगे हमने बहुत मदद की। बहुत शुक्रिया हमदानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें फौरी तौर पर एक ब्रेक पे जाना है, मुलाकात करते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो हमने सोचा कि इस जुमे की मुनासिबत से, वैसे तो रोज़ाना ही कोई ना कोई हम ऐसा सेगमेंट रखते हैं जिसके अंदर पेरेंटिंग पर हम बात करते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत पर बात करते हैं, अपनी यूथ के जो रियल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से, चंद बरसों से हम देख रहे हैं कि दुनिया जब से ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है, उसके बाद से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डिस्टर्ब भी हुई हैं। अब इतनी स्पीडी दुनिया हो चुकी है कोविड के बाद कि ज़्यादातर हमारी शॉपिंग, हमारी एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस देखें कि नहीं, माँ बाप कहते ही नहीं है, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, स्पेशली जो हाई फाई स्कूल्स में पढ़ते हैं, 1-4 कुल पढ़ने उन्हें कह दे, उनको नहीं आते और वो इस पे प्राउड फील करते हैं। इट्स बिकमिंग अ फैशन, इट्स बिकमिंग अ ट्रेंड। हमें तो अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, हमने तो अभी तक कुरान मजीद मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, हमारे टाइम में पेरेंट्स तो बाकायदा फैंटी लगाया करते थे, अगर मदरसे आपने नमाज जाते थे, नहीं पढ़ी या आपने रोज़ा नहीं रखा है या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा है। अच्छा, ऐसे में जब हमने ये कहा कि दुनिया ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है, ऑनलाइन हर चीज़ शिफ्ट हो चुकी है, तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी चाहिए कि बच्चों की तरबियत के लिए, अगर जिन पेरेंट्स को आपको मसला है, अगर इतना टाइम नहीं है मदरसे तो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऑनलाइन कुरान पाक की तालीमात भी दे रहे हैं। आखिर पता तो हो, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान कहता क्या है। एग्जैक्टली। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके हमें रागिब करने की ज़रूरत है, हमारे और ऐसे एक टीचर दिलाने की ज़रूरत जो है कि कुरान मजीद को सिखाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी, और दीनी तालीम भी देते हैं और कुरान को समझने के लिए, ताकि बच्चा बिल्कुल एक मासूम फूल की तरह होता है ना, उसे आप जिस तरह समझाओगे वो उसी तरह समझ आएगा। हसन नसीर साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हसन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालिए हमारे वो तमाम वालिदैन जो कि देख रहे हैं
ऑनलाइन किस तरह से आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से किस तरह से आप उन्हें सिखाते हैं, और कितनी तादाद में लोग अभी आपके पास कुरान मजीद को सीखने के लिए आ रहे हैं, और ये क्या रुझान, जैसे हम कह रहे थे, वक्त के साथ कम हो रहा है, आप तो बता सकते हैं हमें कि ये रुझान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? थैंक यू फिजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, आमीन या रब्बल आलमीन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये है कि कुरान हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमारा एक ट्रेंड है, हम शुरू से बच्चों को मदरसा भेजना शुरू कर देते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन हमने इसको एक लिमिटेड कर दिया कि बच्चे ने 2 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया या पढ़ लिया, दैट्स इट। उसके बाद वो स्कूल जाता है, और स्कूल जब वो स्कूल गोइंग होता है उसके बाद हम बिल्कुल भी उसको इंटेंशन नहीं दिलाते कुरान पाक की तरफ। तो इस वजह से वो जैसे ग्रो करता जाता है उसकी इंटेंशंस डाइवर्ट होती जाती हैं और वो कुरान से दूर होता जाता है। जैसे कोई भी बच्चा है, वो हम देखते हैं कि शुरू में वो जो गेम्स खेलता है बचपन में, जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती जाती है। इसी तरह हमने जो लिमिट लगा ली है कि कुरान को हमने 2 साल में कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम इसके लिए एक लफ्ज यूज करते हैं कि कुरान पाक खत्म कर ली। जी, हम एग्जैक्टली वही हम उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। हमने कुरान को खत्म कर दिया होता है 2 साल के बाद या 4 साल के बाद। बट व्हाट आई सी कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, हमें लिमिट नहीं लगानी चाहिए, ना टीचर्स पे ना पेरेंट्स बच्चों पे, कि वो इसको 2 साल में कंप्लीट करें और उसके बाद उसकी कोई कंटिन्यूशन ना हो। तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग लर्निंग की तरफ आ रहे हैं, और जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि कोरोना के बाद ग्लोबलाइज हो गई है दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन अवेलेबल प्लेटफॉर्म बहुत से अवेलेबल हैं, लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लोग नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा कि ये एक टर्म यूज़ करते हैं ना कि कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बाकी रसूमात की तरह ये चीज़ भी ना एक रस्मन आ गई है, बस एक कुरान पाक पढ़ना है, ख़त्म कर देना है। कुरान का जो आफाकी पैगाम है वो क्या है? एक रट्टू तोते की तरह हम कुरान पाक पढ़ तो लेते हैं कि चलिए चंद नेकियां मिलेंगी, लेकिन इतना बड़ा वो समंदर है इल्म का, इतनी बड़ी उसके अंदर से हम चीज़ें सीख सकते हैं। ट्रांसलेशन के साथ अगर हम ख़त्म करें 2 माह में ना करें, 2 साल में ना करें, 5 साल लग जाएं, लेकिन जब तक हम यही नहीं देखेंगे उसके अंदर लिखा क्या है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, तो आप नहीं समझते तब तक कुरान का सही फहम हम तक पहुंच सकता। जी, जैसे आपने फरमाया कि कुरान पाक एक समंदर है, इसके मतलब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अला जबलिल्ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दियम मिन खशियतिल। अगर हम इसको पहाड़ों पे नाजिल करते हैं तो वो रेजा रेजा हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, और इसके मतलब मुख्तलिफ अहादीस भी हैं कि हम कहते हैं कि कुरान पाक को जो पढ़ने वाला है अल्लाह ताला उसको ताज पहनाएंगे, क्या उसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा हुई। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट है इस लाइफ में। जैसे कोल्ड वेदर होता है उसका अपना इम्पैक्ट होता है, हम सर्दी फील करते हैं, हॉट वेदर होता है तो हम गर्मी महसूस करते हैं, खुशी गमी जो भी होता है हम उसको महसूस करते हैं। इसी तरह कुरान का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में जब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं विद द ट्रांसलेशन, और हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड करना इतना ज़रूरी है, जैसे कि हम पढ़ तो लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, उसने अगर स्पेशलाइजेशन कर ली, उसमें उसका प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो सिर्फ उसके पास एक डिग्री है, नथिंग एल्स। अच्छा हसन, ये बताइए कि आज के बिजी लाइफ में हम किस तरीके से दीन और दुनिया दोनों को बराबर लेकर चल सकते हैं। या तो हमारा फोकस बिल्कुल दीन की तरफ है, मदरसे वाले हैं बच्चे तो वो सिर्फ कुरान तक होके रह गए हैं, इसके अलावा पढ़ाई की तरफ नहीं आते, और जो दुनिया के स्टडी में लग जाते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स फिर स्पेशलाइजेशन उसमें आ जाते हैं, वो दीन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो मदरसे के बच्चे के साथ उस तरह दीन की मालूमात उस तरह से नहीं हो सकते। ये जो नॉलेज लिमिटेड कर दी है, हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, मेरी ये थॉट्स हैं कि जब हम कहते हैं दीन और दुनिया, हमने इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ से हमने पहला स्टेप जो है गलत कर दिया। हमारा दीन और दुनिया बिल्कुल बराबर है, वो सेम है। देखें, आप अगर
कुरान और हदीस को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो वो पूरा दीन और दुनिया है, वो दीन है। आप पानी देखें 3 सिप में बैठ के राइट हैंड से पीते हैं, वो आपका दीन है, दैट्स इट। तो और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक कमोबेश 23 साल में नाज़िल, हम इसको 2 साल में कंप्लीट करके कहते हैं कि दैट्स इट। वही बात आपने जो इससे पहले की थी, हमने इसको रस्मन लिया हुआ है, हम इसको एक जस्ट रस्म लेते हैं, फर्ज समझते हैं, जो हम कहते हैं जल्दी से उतारें सर से, और दैट्स इट। मैं आपको एक थोड़ी सी अपने घर से मिसाल देता हूँ जी। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिफज कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो हिफज भी कर रहे हैं और स्कूल गोइंग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कूल में जाते हैं, ये नहीं है। तो मैंने अपने कुरान टीचर्स को जो वो पढ़ाते हैं उनको मैंने बोला मुझे कोई जल्दी नहीं, ये मैट्रिक करें और कान मेमोराइजेशन कंप्लीट करें, हाँ, ताकि जब कॉलेज गोइंग होंगे तो वो फिर ट्रांसलेशन और तफसीर की तरफ मैं उनको इंशाल्लाह राग़िब करूंगा, और उनकी लाइफ इंशाल्लाह, व्हाट कैन आई डू, आई एम डूइंग माई सेल्फ। और यही है ना सर बात, हर किसी को अपना हिस्सा डालना होगा, और जिस तरह बाकी लाइफ की चीज़ें हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, इसको भी हमें एज ए प्रायोरिटी लेना होगा, एज ए पार्ट टाइम कोई चीज़ नहीं लेना होगा। बहुत शुक्रिया हसन नसीर आपका, और तालीम के हमारे एजुकेशन सिस्टम का इसके अंदर बहुत अहम रोल है कि सब चीज़ों को पैरेलल लेकर चला, पेरेंट्स का भी और हमारे जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि दीनों दुनिया को अलग-अलग करने की बजाय इकट्ठा किया जाए। और जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुरान बच्चे को पढ़ा दिया जाता है ना बचपन में, उसका मतलब ये होता है कि अब उसको पढ़ना तो आ गया है, अब जब बड़ा होगा तो उसको तर्जुमे के साथ खुद पढ़ना है ताकि उसे पता चले। तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद पढ़ें कि भाई इस पे लिखा क्या है जो हमें बचपन में पढ़ा दिया, तब हमें पढ़ना तो अरबी आ गया है लेकिन समझ तो नहीं आता ना, तो अब हमने इसको समझना है। तो फिर ये हमारे आई थिंक हम खुद भी अकाउंटेबल होंगे जजमेंट डे में, क़यामत के रोज़ हमसे भी पूछा जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हमारे मौजूदा हालात हैं, वैसे तो एट ए टाइम हम लोग एज ए नेशन बहुत से मुहाज़ों पर निबर्द आज़मा है, बहुत से चैलेंजेस का हमारी हुकूमतों को हमें सामना है। स्मोक का चैलेंज है, फिर मुआशी हालात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इन गुज़िश्ता 3-4 सालों में डैमेज किया है वो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है। और हर पाकिस्तानी जिससे भी आप मुलाकात करते हैं उसके माइंड में एक ही सवाल है कि पाकिस्तान के जो हमारे आया के मुआशी हालात हैं ये बेहतर होंगे या इसी तरह चलते रहेंगे। हमारी महंगाई जो अपने अरूज पर पहुंची हुई है इसमें कुछ कमी होगी या नहीं, हर पाकिस्तानी का ये एक सवाल है। और ये जो कुछ कमी वाला तो अब मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कोई चीज़ महंगी हो जाए और वो वापस दोबारा अगर ये गवर्नेंस अच्छी करें, कुछ चीज़ें आप देखें, डॉलर नीचे आया था, हल्की सी बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हुई थी, लेकिन टेम्परेरी था, वो टेम्परेरी रिलीफ था। जब IMF ने जैसे ही हमसे कहा कि रिपोर्ट दें, दोबारा से डॉलर उसी पोजीशन पे चला गया। इक़दाम करने की ज़रूरत है ना, गवर्नेंस हमारी अगर बेहतर हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इलियास मजीद शेख साहब हैं जो कि फॉर्मर बोर्ड ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और सारे जो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म भी उन्होंने बनाया, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है इस पर ताकि डिबेट हो सके। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, यही सवाल एक आम पाकिस्तानी के तौर पर मैं अगर आपसे करूँ, आपको लगता है कि हालात पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्या ऐसा करना होगा हमारी हुकूमतों को जिससे हालात बेहतर हो? पहली बात तो ये है कि कभी भी बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत नहीं दी गई और बिजनेस कम्युनिटी को ऐसे स्टेक होल्डर नहीं लिया गया। ठीक है, हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि गवर्नमेंट 4 पिलर के ऊपर खड़ी है, 4 पिलर के ऊपर, जिसमें कहा जाता है गवर्नमेंट है, अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है या मीडिया है। फिर बिजनेस कम्युनिटी कहाँ गई? आप चाइना की तरक्की देख लें, चाइना ने फर्स्ट पिलर बिजनेस कम्युनिटी को बनाया, ठीक है, आज वो बिजनेस कम्युनिटी की वजह से सुपर पावर बन गया। हमें चाहिए कि हमें भी बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत देनी चाहिए, वो कोई भी पॉलिसीज बनाते वक्त बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान देना चाहिए। जो हमारी पॉलिसीज बनाते हैं ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया होता, जो बिजनेस के मामला को नहीं देख रहे होते। मैं यहाँ बात करूँगा चाइना की। चाइना ने 70, 80 और 90 दहाई में जो भी उसका सदर था
वो एक माह में एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बिजनेस कम्युनिटी को देता था। और वहाँ डिफरेंट शहरों से डेलीगेशन आते थे, उनके मसाइल सुने जाते थे, वहीं वज़ीर मिनिस्टर बैठे होते थे और वहीं सदर का जो होता सेक्रेटेरियल वहाँ लेटर जारी करता था, वो काम शुरू कर देते थे। आज चाइना सुपर पावर बन गया। कभी जो पाकिस्तान से गरीब था, कभी वो पाकिस्तान से कर्जा लेता था, आज चाइना कहाँ पहुँच गया, सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। अभी हमने एक तंजीम बनाई है 5th पिलर के नाम से, कहते हैं बिन बुलाए मेहमान, हम उसमें घुस गए हैं। आप बिन बुलाए हमें भी मेहमान सुनो, हाँ। हम 5th पिलर है, चले आपने पहला नहीं बनाया, दूसरा नहीं बनाया, तीसरी, हमें 5th पिलर भी बना लो। उस तंजीम में हमने तमाम पाकिस्तान के जो साबका प्रेसिडेंट चैम्बर के, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया, जी। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी को साथ मिलाया है और हम इस वक्त अपनी आवाज़ जैसे बिन बुलाए मेहमान कि हम भी खड़े हैं, तो हम इस तरह हमने शुरू किया। अच्छा, ये आपका जो इनिशिएटिव आपने लिया है, अभी तक कोई आपकी मुलाकात हुई है केयर टेकर सेक्टर में किसी से? और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कहाँ स्टैंड करती है? पूरा एक चैम्बर बनाया गया है, यहाँ पर आपकी रिजर्वेशंस क्या आगे जाके बात नहीं होती? एक्चुअली मैं खुद चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ लाहौर चैम्बर का, वहाँ भी है ना एक माफिया छाया हुआ है। आप उसकी 30 साल या 40 साल हिस्ट्री उठा के देख लें कि उनके ही बेटे सदर बनेंगे, उनके ही भाई सदर बनेंगे या उनके भतीजे सदर बनेंगे, फैमिली से बाहर नहीं निकल रहा। ओके। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है लाहौर चैम्बर, और वहाँ भी हमारा कह लें कि सदर पाकिस्तान के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग होती हैं साल में 2-3 दफ़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोटो सेक्शन। ये जो लास्ट मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, उस मुलाकात का शायद आप भी हिस्सा थे जी। तो वो मुलाकात के बारे में बड़ा सुनने में आया कि बहुत मुस्तफीद और बड़ी मुफीद मुलाकात रही। एक्चुअली ये वाकई ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में 76 साल की हिस्ट्री में ये 4 घंटे पे मीटिंग रही, जिसमें 35 के करीब बिजनेसमैन थे और सारी बातें खुल की हुई। मैं कहता हूँ कि उसमें वो सारी प्रपोजल आई, उसी वक्त वज़ीर-ए-आला साहब भी बैठे हुए थे, मोहसिन नकवी साहब, आर्मी चीफ साहब भी, उसी वक्त उन्होंने डिसीजन ली। हमारी ही प्रपोजल थी कि आप डॉलर के ऊपर ट्रैक डाउन करें, हाँ। इनके जो लॉकर्स हैं पैसे उनको देखें। लोगों के अंदर एक ट्रेंड पैदा हो गया था, जिसके बाद थोड़ी सी रकम ही थी, वो भी डॉलर लेके घर रख रहा था, तो ये इकानमी के लिए अच्छा नहीं था। उसे देखें कि डॉलर जहाँ 330 पे 35 पे पहुँच गया था, उसके बाद नीचे 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 गया है। और ये मैं समझता हूँ कि हमें हर ऐसा ही ट्रैक डाउन करना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। और अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसा है कि आर्मी चीफ से दोबारा मुलाकात हो? क्योंकि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है, इलेक्शंस जब होंगे तो नई गवर्नमेंट आएगी, लेकिन तब तक इस तरह छोड़ तो नहीं सकते पाकिस्तान के हालात को, जिस तरह हर इंसान महंगाई से परेशान है। तो एज अ बिजनेस कम्युनिटी आप लोग के रिजर्वेशंस हैं क्या? बेसिकली आप लोग चाहते क्या हैं? इन्होंने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है, जो इन्होंने स्पेशल बिजनेस स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है जी। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आता था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को, चूँकि ग्रूमिंग नहीं है, उनको पता नहीं है। सीधी बात करूँगा, वो बिजनेसमैनों को, कभी हम बिजनेस डीसी को मिलने भी गए हैं अपने मसाइल के ऊपर, तो उन्होंने हमें 2-2 घंटे इंतजार कराया। अच्छा। फिर हमसे अगर मुलाकात हुई तो कहे जी आप अपना बताएं जी, 5 मिनट मेरे पास, मैं अगली नेक्स्ट मीटिंग में जा रहा हूँ। ये जो कल्चर डेवलप हो चुका था, इसी वजह से हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं। अब जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, वो उसमें ये है कि बहुत अच्छी बनी है, हमने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। उसमें ये हुआ कि बिजनेसमैन और गवर्नमेंट में एक अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ है। और सेकेंडली उन्होंने ये था कि कभी कोई बिजनेसमैन अगर कोई नर्सरी लगाना चाह रहा है तो उनको बहुत सारे इदारों के पास जाना पड़ता था एनओसी लेने के लिए, उनको डिस्करेज किया जाता था। हमें तो यहाँ तक कहते थे कि भाई आप तो कारोबार करेंगे पैसा कमाने के लिए, हमें क्या। ये नहीं कि उन ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं पता कि इनके पैसों, इनकी बिजनेस की वजह से हमें टैक्स इकट्ठा होता है और इन बिजनेसमैनों की वजह से हमें तनख्वाहें मिलती हैं, तो कोई पता ही नहीं है। हमें चाहिए कि हमें एक कल्चर डेवलप करें, जो टॉप टैक्स पेयर हैं उनको हीरो बना के पेश करें। हम उनको जो देखें, जो मुल्क को बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको। आप जहाँ भी जाएं किसी मुल्क में,
इन्वेस्टर को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है और Absolutely. उनको एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। पर छोटी सी मिसाल दूंगा कि छोटा सा मुल्क है, फजेरा हो गया, अजमान हो गया, बस छोटे से मुल्क है, ये पूरी दुनिया में अपने सेमिनार कराते हैं, मुलाकातें कराते हैं, अपने अपने वहाँ मुल्कों में जाके वहाँ से सरमायाकारों को लेके आते हैं, उनको लेटर लिखते हैं। हमारे यहाँ कोई कारोबार शुरू भी कर दे, कभी एफबीआर बढ़ जाती है, कभी लैब बढ़ जाती है। देखिए एम्बेसियों में एक पोस्ट होती है कमर्शियल असासी की, उसका काम होता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए मुल्क को गाइड किया जाए, इन्वेस्टर लेके आया जाए। लेकिन चूंकि मैं ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत से मुल्कों में गया हूँ, एम्बेसी को विजिट भी किया है, वहाँ सिर्फ बैठे हुए लोग सिफारशी, उनको खुद नहीं पता कि पाकिस्तान को हमने जो तुम जिस पोस्ट पे तुम बैठे हुए हो तुम्हारा काम क्या है, अटैचे के ये कुछ नहीं सर्विसेज पता। क्या होते हैं एग्जैक्टली? ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है इसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत जरखेज है, हम बहुत होपफुल है। पाकिस्तान बहुत जरखेज़ है, लेकिन सारे जरखेज़ ज़मीन पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन एज अ बिज़नेस कम्युनिटी और आप जिस तरह से बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अभी आपके रिजर्वेशंस हैं क्या? आपने जैसे बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बना है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हुए भी हैं, लेकिन आपको क्या महंगी बिजली मिल रही है या आपको गैस की मुश्किलात हैं? क्योंकि आप लोग सामान अगर सस्ता बनाएंगे तो ही मार्केट में सस्ता आएगा, अदरवाइज तो मार्केट में महंगा ही आपकी आएगा। बात से तो मैं मुस्कुराया हूँ। आपने कहा कि मुश्किलात है क्या? हाँ, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ओह माय गॉड। आप एक मीटर लगवाने चले जाएं हाँ, वापटा का, My नहीं God. लगेगा, लग बड़ा जाता है, लग चक्कर बड़ा- नहीं लगेगा। वो कहेंगे जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैक्ट्री आपकी, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? माय हाँ, गॉड। यही हम सवाल जहाँ से पहला हम वहीं से हम डिस्करेज हो जाते हैं। यानी बंदा जो एक बैठा हुआ है, मैं एसडीओ लेवल का, वो हमें कहता है जी बहुत अच्छे हैं आप, चाय पिए, हमें बताएं हमें क्या देते हैं। नहीं होता काम। यहाँ से ही हमारी पाकिस्तान की कह लें कि हम रिवर्स शुरू हो जाता है और इसी वजह से हम एक अच्छे कंफर्टेबल नहीं है। और हमारे जो सरमायाकार हैं वो आप देखें ना कहाँ से कहाँ बाहर निकल गए हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप बाहर से कहते हैं सरमायाकारी लेके आए, जी, आप जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बैठे हुए बिजनेसमैन उनको ही मुतमैन कर लें। सेकेंडली हमारे पाकिस्तान ओवरसीज हैं उनके लिए कुछ करें। लेकिन टीवी वाले भी जो आप लोग भी हैं, सुबह शाम दोपहर एक ही खेलते रहते हैं, सियासत सियासत सियासत। नहीं, हम देखें कारोबार को लेकर बात कारोबार कर रहे हैं क्या इस आपने दे दिए 10 मिनट 5 मिनट पूरे एक माह में, ये क्या बात हुई? पे। ये सब हमारे हर सेगमेंट में आप होता है। हमारे मॉर्निंग शो देखें, हम हमेशा डिस्कस करते नहीं देखें, हर टीवी चैनल को चाहिए हैं। हाँ, कि एब्सोल्युटली इसको प्रायोरिटी बेस पे बिल्कुल। करें। क्योंकि देखिए हर चीज की जो बेहतरीन फर्स्ट पिलर, ऐसे नहीं मैंने बोल दिया कि आपकी अगर फैक्ट्रियां लगेंगी बेरोजगारी खत्म होगी, Absolutely. बेरोजगारी खत्म होगी तो मुल्क में क्राइम रेशो कम होगी। हमें एक बात मैं कहता हूँ कि हम बिजनेस कम्युनिटी जो फील करती है कि यहाँ इंसाफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से अभी मेरे एक ओवरसीज बिजनेसमैन आए थे बहरीन के, अभी हम कल बैठे हुए थे, चौधरी अकरम साहब, मैं नाम भी उसका ले लिया है, मशहूर आदमी, बहुत आइकॉन है बहरीन के। वो कह रहे थे कि मैं एक छोटा सा ज़मीन ली, मैं फैक्ट्री लगाना चाह रहा था, आज 19 साल हो गए, मेरा मुकदमा चल रहा है माय कोर्ट में। गॉड। तो इस हालात में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अच्छा बड़ी अहम बात, हम कुछ 10-15 लोग बैठे हुए थे, शादी की तकरीब थी, तो वहाँ उसने बात की तो हम 15 लोग सुन रहे थे। तो मैंने उसे एक सवाल किया, मैं कहा तुम 19 साल अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो तुम जाहिर है ये बात और लोगों से भी बात करते हो के? कहता जहाँ मौका मिलता मैं बात करता हूँ। इसका मतलब अगर डेली एक मीटिंग भी करता हो तो पाकिस्तान 15 लोगों को- से बात पाकिस्तान पहुंची, का आगे पहुंची। ये वजह है। आपको क्या मसाइल है? सबसे पहले मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर आ जाए तो मुल्क में हर चीज ठीक हो जाएगी, Absolutely. हर चीज सिस्टम अच्छा बन शेख साहब, जाएगा। ये बताएं कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे गवर्नमेंट पैदा कर सकती है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए है कि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने पर आमादा हो? पहले जैसे चाइना मॉडल, एक माह में मीटिंग हुआ करती, फोटो सेक्शन मीटिंग, जैसे हमारी आर्मी चीफ साहब के साथ मीटिंग हुई, पूरी वहाँ देखें डिफरेंट सिटी के डेलीगेशन आए, वो उनके मसाइल सुने, उसी को ऑर्डर हो, उसी को लेटर जाए, काम शुरू करें। अगर ये एक साल भी इस तरह कर लें तो हमारा मुल्क एक पटरी के ऊपर चल जाएगा। हमने आर्मी चीफ साहब से वादा लिया था कि जनाब आप हमें हर महीने एक टाइम दिया करें। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, लेकिन 2 माह हो गए, हम यादें नहीं चाहते हैं कि फिर आप बिजनेसमैनों को बुलाएं ताकि ये तसल्सल रुकना नहीं चाहिए।
जो भी वज़ीर आज़म हो, जो भी हेड हो, उसको चाहिए बिजनेसमैनों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। हम ओवरसीज कम्युनिटी हमारी बड़ी कीमती है, वहाँ लोग हैं टाइकून बन गए हैं, उन्हें फ्री हैंड मिलता है। यहाँ कोई काम करने के लिए सबसे पहले आपको हजारों को खुली रिश्वत देनी पड़ती है तो ही आपका काम होता है, जिसकी वजह से हम डिस्करेज हैं। हमें लीगल ले पैसे, हमें लीगल की प्रॉब्लम नहीं होती, जो ये देनी पड़ती अंडर हैंड, इसको कोई भी अभी भी ये चीजें चल रही हैं, नहीं करता। Absolutely, आप क्यों देखिए, अगर इंसाफ हमें चाहिए, किसी का होना चाहिए, तो आप उसे 4 गुना फीस ले लें, 5 गुना फीस ले लें, जेक्ट बना लें, कोई ऐसी कोड जिसमें आप 15 दिन में, महीने में फैसला दें, ताकि मुल्क में लाक़ानूनियत भी कंट्रोल हो। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ही ये लॉ एंड ऑर्डर है फर्स्ट। मैं आपको बताऊं, किसी भी मुल्क का अगर लॉ एंड ऑर्डर है, ये बद्दू हमारे वालिदैन बोलते थे दुबई वालों को, यहाँ इनको मिडिल ईस्ट वालों को, आज हमें वो बद्दू कह रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या नाम हमारे डाले होंगे पाकिस्तानियों के। जो एक एटमी कुव्वत है, जो 7वीं बड़ी बेहतरीन फौज है दुनिया की, तो हमें वो किस नाम से पकड़ते? उसके बावजूद भी हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। यही मसले मसाइल है सर, यही मसले मसाइल है। फेलों में फर्स्ट है। मैं एक फिक्रा बोलता हूँ, पोल्यूशन देख लें क्या है। हमने अदारा कोई काम नहीं किया, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा पैसा पैसा। हम आप यहाँ जो नैब कासद खड़ा था गेट पे, वो भी मैं सूट इस वजह से मारा होता कि यार मुझे 1500 का 2000 का नोट दे के जाएंगे, अगर नहीं दे तो हमारे पीछे लग जाता है। हाँ, ऐसे यही आप कैसे जा रहे हो यहाँ से? यही तो सूरत हाल है कि अगर आपने ये कल्चर डेवलप करके मुल्क को यहाँ तक ले आए हैं, सब इसी वजह कि हमने सियासत खेलना शुरू कर दिया। और ये जो हमने 5th पिलर बनाया है, जो हम बिन बुलाए मेहमान दाखिल हो रहे हैं, तो इसमें हमारा ये है कि हम जो लोग देखे, बहुत सारे आइडियाज हैं। हम अपने 5th पिलर के हवाले से, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, आबद अली भट्ट साहब उसके चेयरमैन है, वो हमने ये किया कि जो नए आइडियाज आए उनके ऊपर सरमाया करी वो हमारी काउंसिल करेगी। एग्जैक्टली जो अपने जिनके मसाइल होंगे उस हवाले से वो हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, ये चीज़ अच्छी का विषय है। जिस तरह आपने कहा है कि गवर्नमेंट को भी संजीदा लेना चाहिए है, क्योंकि ये कारोबारी तबका जब इसको आप खेलने का मौका देंगे, कारोबार करने के मौके पैदा करेंगे, तभी हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, यही चीज़ है, हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ का ये हिस्सा होना चाहिए है। बिजनेस कम्युनिटी जब तक फ्लरिश नहीं करेगी, तब तक हमारे हालात, हमारे मुआशी हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते हैं। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और अभी हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं इस सेगमेंट में, आपको पता है कि हमें हंसने के मौके तो बहुत थोड़े मिलते हैं। किसी पर हंसने से बेहतर है कि हम कोई खुद ही लाफ्टर, कोई अपना कोई ऐसी थेरेपी। वैसे भी सुबह से जितनी आपने बुरी खबरें सुनाई है ना, इकोनॉमी को लेकर और पता नहीं क्या हुक्मरानों को लेकर, तो मैं सुना रही थी, हमने ये सोचा सारी तो हमने सोचा कि व्यूअर्स को थोड़ा एंटरटेन भी किया जाए ना, जरा ड्रैग ना हो। तो आज ऐसे ही एक टैलेंटेड आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अच्छा, अगर जब वो किसी की मिमिक्री करते हैं जी, अगर वो शख्सियत से आप फ़ोन पे बात करें तो आपको लगेगा कि रियल में ही वही शख्स बात कर रहा है। एग्जैक्टली। मोहम्मद दानियाल हमारे साथ मौजूद है, जो कि मिमिक आर्टिस्ट है। दानियाल, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कि ये काम, ये मिमिक्री किस तरह से, ये एज आ प्रोफेशन या एज आ वो होता है ना कि फ़न के तौर पर कॉलेजेस के, स्कूल्स में बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आपको या शुरू से इस तरह मिमिक आर्टिस्ट बनना था? छोटे से गले से कितनी आवाज़ें निकालते हैं। बेसिकली जब मैं स्कूल में था, स्कूल टाइम से मैंने टीचर्स की मिमिक्री से स्टार्ट किया। माय गॉड, तकरीबन 6-7 क्लास से जब मैंने फर्स्ट टाइम टीचर्स तो बहुत पढ़ती होगी टीचर से। नहीं, टीचर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, अप्रिशिएशन मिली थी टीचर्स की जानिब से। वही तो एक हौसला था जिससे मुझे सपोर्ट मिली। फिर मैंने आगे इस तरह पॉलिटिशियंस को किया, एक्टर्स को किया, एंकर्स को, तो फिर इंशाल्लाह। तो किस की, किन पॉलिटिशियंस की, किन पर्सनालिटीज़ की? तकरीबन जितने वेल नोन हैं पॉलिटिशियंस, मैंने इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाई ना। पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, एंकर्स, जर्नलिस्ट, पोइट्स, सिंगर्स। ओके, एंकर्स की भी है भाई, एंकर्स की भी सुनेंगे। तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसमें बताइएगा कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस की आप सही मिमिक, उनकी आवाज़ भी कर लेते हैं? पॉलिटिशियंस में इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ तो वापस आ गए, आई थिंक उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। नवाज शरीफ साहब से बिस्मिल्लाह करते हैं। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए तो उनका लाहौर में जलसा था, तो कहने लगे कि भाइयों, मैं जानता हूँ
ये आप लोग बहुत सख्त वक्त से गुजरे, इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ से पाकिस्तान की तरक्की का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। लव यू ऑल भाई, कबूतर बेचो। आला यार, वेरी बेहतरीन, गुड, दैट इज जबरदस्त। नाइस। यार ये बिल्कुल हूबहू नवाज मियां शरीफ साहब की, की हाँ। आपने मिमिक्री की है। सलीम साफ़ी साहब बड़े फेमस Renowned जर्नलिस्ट famous हैं, बड़े journalist अच्छे हैं। हमारे दोस्त हाँ। भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो तो स्टूडियो में नहीं आ सकते, आप भी उन्हीं की याद ताज़ा कर दें मिमिक्री करके। तो सलीम साफ़ी साहब जो प्रोग्राम करते हैं जिरगा, तो वो कुछ यूँ होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम जिरगा के साथ मैं हूँ सलीम साफ़ी और सबको पेश खिदमत है मेरी तरफ से एक दर्जन टापी। नाजरीन, ड्रोन क्या होती है? ड्रोन एक ऐसे तैयारा होते हैं जिसका ना नर होते हैं ना मादा होते हैं और इसके अंदर एक रॉकेट होती है जो किसी भी टारगेट को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। माय गॉड, दैट इज ये मैं स्पेशल सुपरनैचुरल। साफ़ी साहब को भेजूंगा और मुझे पूरा इस पे यकीन है। He would appreciate that, absolutely. महसूस होंगे आपकी इस मिमिक्री से। सुहेल वड़ाइच साहब सहाफत का एक बड़ा नाम है। जी जी, सारे सब मुझे लगता है, जैसे वड़ाइच साहब की तो मिमिक्री जो अच्छा जो हम लोग भी मिमिक करते नहीं रहे भी कर उनके। पाते हैं, हाँ। हम लोग भी उनकी कर पाते हैं, लेकिन आप जरा उनकी आवाज़ में किस तरह से सुहेल वड़ाइच साहब की? और फिर एक दिन हम जियो के साथ उनके घर चले गए। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ मारूफ सहाफ़ी, मारूफ कालम निगार आफ्ताब इकबाल साहब की। जनाब, हम जब उनके घर गए तो पता चला वो दरख्त पे बैठे गुलेरी के साथ लूडो खेल रहे। हमने उन्हें नीचे बुलाया और कहा कि और बातें तो होती रहेंगी, जनाब रोटी खोल लीजिए। माय गॉड, ये हो नहीं सकता कि सोहेल साहब हो वहाँ पे रोटी ना ना भूले, ये तो मुमकिन ही नहीं। अरे वाह, क्या बात। आई मीन जितना हर किसी मजा आ रहा है ना, हाँ। जितना मजा आ रहा है, तो आप तो बस जो है ना वो मिमिक कर करके, हाँ एग्जैक्टली। और और मैं दरअसल कोशिश मेरी ये होती है कि मैं यूनिक कैरेक्टर्स हूँ जिसको मिमिक्री आर्टिस्ट में पहले किसी ने टच ना किया हो। जैसे चाहत फतेह अली खान अभी यूनिक आया है। चाहत फतेह अभी अली खान। उनके जरा उनका कोई करके दिखाएं। अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हजरात, करोड़ों दिलों की जान, चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम PNN। आज जो मेरा सबसे मुनफरिद गाना जो अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च किए, लोटा लोटा बम बम, जनाब वो है कि लोटा लोटा, कोई छोटा लोटा, कोई बड़ा लोटा, वो गेस्ट भी लोटा, होस्ट भी लोटा। नहीं हो नहीं है, गेस्ट भी। ये वो हर बंदे को कह देते हैं, वो लोटा नहीं लोटा बम बम। यार डिटो चाहत फतेह अली साहब की आपने बिल्कुल, वो कमाल उनके कुछ यार, इसी उनके तरह आपने के- तो पूरा गाना ही मिमिक कर दिया। वो अच्छा खुद लौटे, हम क्यों लौटे? वही ना आपने वो खुद वो लंदन से वो लौटे। लंदन से लौटे, हाँ वो लंदन से लंदन से लौटे या लौटे। पाकिस्तान लौटे, लंदन पलट लौटे हैं वो। अच्छा, इसके अलावा जो फेमस एक्टर्स एक्ट्रेसेस किसी फीमेल की भी करते हैं? फीमेल में फ़िलहाल कोई ऐसा ख़ास नहीं। ओके। इमरान और अशरफ की actor- अगर मिमिक आप कर सकते हो, आप भोला के नाम से बड़ा फेमस कैरेक्टर हैं पाकिस्तान। वो तो जी बिल्कुल, वो तो मेरा फेवरेट भी है। और अच्छा। वो उनकी काफ़ी तो फिर आप लाजमी करते होंगे। जी वो तो मैं तो फिर कुछ भोले का करके दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़ा खुश हूँ। पता है क्यों? मेरी जो मुमताज़ बेगम है, आज उसने और मेरा भाई जो है शफीक, दोनों ने मुझे आज PNN पे बुलाया। हाँ जी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अरे यार, दैट इज सो नाइस, बहुत सुपर नेचुरल है और इसी तरह की करती है। अच्छा, आवाज़ से ज़्यादा ना आप उसके पूरे करैक्टर के अंदर भी अच्छा ये चले चले जाते हैं। एक सिर्फ आप मिमिक्री कर रहे होते हैं, हाँ। मिमिक कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ होती है उसके कैरेक्टर को उसमें डूब जाना, उसके अंदर ढाल जाना, वो बड़ी एक बात होती है। और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई और जो आपका फेवरेट हो, बस करते जाएं, जितना मज़ा आ रहा है हमारा दिल कर रहा है आपसे ही सुनते जाएं। मैंने आपको जैसे कि बताया, मेरी कोशिश होती थी यूनिक कैरेक्टर्स करूँ। तो जो हमारे पोइट्स हजरात हैं, पोइट को किसी ने टच नहीं किया। हाँ। तो पोइट्स में तहजीब हाफी बहुत बड़ा नाम है हाफिज़ साहब, yes। हाफिज़ साहब तो वो कहते हैं कि तुझसे शिकवा भी अगर करता तो कैसे करता, मैं वो सब्ज़ा था जिसे रौन दिया जाता है,
मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है, मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं वो मंजिल हूँ जहाँ टूटी सड़क जाती है, मैं वो घर हूँ जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो हूँ कि जिसे याद नहीं करता कोई। ओहो, खैर इस बात को तू छोड़, बता कैसी है, तूने जिसे चाहा था तेरे नज़दीक तो है, कौन से दुख ने तुझे चाट लिया है अंदर से, फिर से खामोश नज़र आती है, सब ठीक तो है। ओह माय वाह गॉड, वाह वाह वाओ। वाह यार, कमाल कमाल कमाल। तो हाफिज साहब वाकई बहुत कमाल के हमारे शायर हैं, एक पाकिस्तान का कमाल एक के बड़ा हैं। रिनाउंड नेम है और आपने बड़ा इस अच्छा तरह उनका तहजीब हाफी के साथ एक अली ज़रियून साहब, जी। वो आजकल बहुत बहुत famous है, yes। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई। तो अली ज़रियून साहब कहते हैं कि की दुख है तू दसदा क्यों नहीं, पागल है ते हंसदा क्यों नहीं, गबरू है ते अगे वधना, बुज़दिल है ते नसदा क्यों ओह नहीं, माय गॉड। उस चलाक नू है गुस्सा है, मैं गल्लां विच फसदा क्यों नहीं ते हर पासे मुंह मारे हैं, यार तू किधरे वसदा क्यों नहीं। ओए होए वाह, होए वाह, होए। वाह, आला यार आला। फन की दुनिया में सुहेल अहमद और फजीजी बड़ा नाम है, उनकी भी हम चाहेंगे आप मिमिक्री करें कोई। सुहेल अहमद साहब की मैंने पहले कभी की नहीं है, लेकिन सुहेल अहमद अच्छा चलें, साहब रहने दो मैं- कि अगर नहीं की फिर कोई भी मैं आपकी। आपके सामने कर देता हूँ। ओह माय पहली बार। गॉड, अरे वाह। सुहेल अहमद साहब हस्बे हाल जी, जी सब जी। देखते रहे, तो सुहेल साहब ने उसमें हस्बे हाल में एक दफ़ा की थी मीरा जी की मिमिक्री। जी 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 जी। तो मैं चाहूँगा 2 in 1 ही हो जाएगा मीरा जी के बीच में। ज़रूर, वो ज़रूर। सुहेल साहब जब मीरा जी की कर रहे थे तो वो कुछ यूँ थी कि एक दिन मैं डिनर करने गई तो मैंने कहा वेटर से कि वट इज़ यानी क्या क्या है, उसने कहा ऑल सम इज़ सब कुछ है, मैंने कहा हेड फूड इज़ सीरी पाई है, उसने कहा इज़, मैंने कहा फिलिया खलोते मेरा मुंह की वेखण पे है। जब मैंने 1 प्लेट्स फिनिश कर दी 1 प्लेट जी, तो मैंने कहा गो एंड ब्रिंग 1 ओपन माइंडेड बोतल, ढक्कन खोल के बोतल ले आ। ओपन माइंडेड। बिल्कुल ठीक है। जब मैंने वो भी पी ली, मैंने कहा गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स, जा जा के हिसाब ले आ। हिसाब लिया। उसके बाद मैंने वेटर को टिप दी और कहा गो एंड किल दी वेव्स, जा जा के मौजा मौजा मार। मार। कितनी प्यारी इंग्लिश ट्रांसलेशन की है। मीरा जी इज मैचलेस, उनका तो जोड़ ही कोई नहीं है, और उनकी इंग्लिश का तो हम सब बड़े मद्दा हैं। जैसे हम चाहत फतेह अली खान साहब के गानों के मद्दा हैं, उनकी आवाज़ के मद्दा हैं, ऐसे हम मीरा साहिबा की इंग्लिश के मद्दा हैं। माय गॉड, इसके अलावा यू आर कोई- सुपरनैचुरल। थैंक यू। यार कितनी डिटो मिमिक करते हैं, कमाल है। अभी हो सकता है आपके मॉर्निंग शोज कोई बच्चे वगैरह भी देख रहे हो तो मोटू पतलू कार्टून कैरेक्टर्स हाँ, वो तो बच्चों का बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, उनकी भी करते हैं आप। जी कर लेता हूँ। उसमें जैसे मोटू कहता है हु बड़े भैया जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो, अरे खाली पेट दिमाग अच्छी बत्ती नहीं जल, पतलू तुम ही कुछ सोचो। पतलू कहते हैं आइडिया, अरे मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। फिर इस घसीटा राम में करते उड़ी बाबा, हम 20 साल का तजुर्बा में ऐसा मॉर्निंग शो कभी नहीं देखा रहे। फिर घसीटा राम ये ढाका झटका, ओए मोटू मेरी यार, मेरे पाई मेरे बड़े पुरानी माँ सुटेनी पापड़ वाली नू यारो। अच्छा, ये सारे बच्चे जो है ना वो खूब एंजॉय कर रहे होंगे इन करेक्टर्स को। क्या आपको पता है ये सारे करेक्टर्स का? हाँ हाँ, मुझे हाँ, पता मैं है। कहा ना बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे इन करेक्टर्स को। नहीं नहीं, अच्छा ये सबको पता होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री करते अच्छा, हैं। कोई वजाहत की मिमिक्री, क्योंकि फीमेल first आवाज time- क्या निकालेंगे वो, लेकिन वो फिर भी मीरा की उन्होंने निकाली नहीं है। हाँ, तो ये वजाहत को कॉपी करें अगर आप। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, हमारी इतना आसान, कैमरामैन आप की समझती पुरजोर हैं, फरमाइश पे जो है ना वो करना नहीं, चाहिए। किसी की पुरजोर फरमाइश नहीं है, आपकी पुरजोर। बताइए जी अगर इसकी। मैं कर सकता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन वजाहत साहब का ये कि बिल्कुल सिंपल सा ना, मतलब जिसका थोड़ा यूनिक सा, थोड़ा डिफरेंट हाँ, और तरीका उनका, जैसे सुहेल उनका, साहब टाइप का सुहेल कुछ जिनका वैसा। थोड़ा सा यू आर different सो होता है उनकी। सिंपल कि वो नहीं कर अच्छी बात सकता। है, लेकिन वैसे भी कैरेक्टर के ढलने के लिए आपको उसको सुनना जानना जी, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन ऐसे जरदारी साहब की या अली बिलावल अमीन साहब की आप गंडापुर कर साहब। सकते हो? अच्छा जी, मैं जरदारी साहब आपने कहा तो भाई ऐसी मिमिक्री करते नहीं जिसमें जरदारी का नाम ना हो। ओह माय गॉड, Expressions कितने कमाल के हैं। यही इसी तरह एक्सप्रेशन। अच्छा, मैं तो नवाज शरीफ के एग्जैक्ट डिट्टो इसी तरह के एक्सप्रेशन है। सुन तो और लें। बड़ा अभी आपने नाम लिया है अली अमीन गंडापुर, हाँ साहब, उनके क्योंकि काफ़ी हाँ। यूनिक से वो है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। हाँ,
सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ लेके आता हूँ। लोग कहते हैं आपकी आवाज़ इतनी सुरीली कैसी है, उसके लिए आपको दिन में 2 शहद की बोतलें ख़त्म करनी होती है। आम शहद की बोतल नहीं, लेकिन होम वो शहद की, आम शहद की नहीं, जो मेरी डिग्गी में, सॉरी मेरी डिग्गी नहीं, मैं आपको सनूया फतेह का चाचाजाद भाई हूँ, मेरी गाड़ी की डिग्गी में जो 2 शहद की डिग्गी पड़ी है वो। अच्छा, उनकी आवाज़ है इसी तरह से। यार इतनी बड़े जबरदस्त हमारे मिमिक्री। अच्छा मैंने सुना है बचपन में आप भी मिमिक करती थी। नहीं, आपने गलत सुना है। आप सहाफ़ी को इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, आपने गलत सुना है। कभी- हमारे पास दानियाल है ना बेस्ट मिमिक्री नहीं, करने वो के तो लिए। है, वैसे आपने कभी नहीं की मिमिक। वैसे मैं आप करके एक दिखाएं for the किसी sake of character। information, मुझे तो करने नहीं आते। मुझे मुराद तो सर अभी आपने बोला कि सोहेल बड़ाई साहब की तो हर बंदा कर ले, तो आप हाँ, kindly अगर करें जी। नहीं मेरी मैं फरमाइश मैं इस मामले में बहुत निकम्मा हूँ। वैसे तो हर मामले में बहुत निकम्मा हूँ, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा निकम्मा हूँ। पर अच्छा, दानियाल बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे अंदाज में आपने इतने जो पॉलिटिशियंस हैं और पता है कितनी क्विकली सबको क्विकली बदलना, आवाज़ का जादू, दैट वाज वेरी यूनिक। अच्छा और लास्टली हम ये कहेंगे कि अपने व्यूवर्स को भी कि ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ये कोई आसान बात नहीं होती कि ऐसे पूरा कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। ये टैलेंट भी है और मेहनत भी है। अच्छा हमारे लोगों को इस चीज़ को महसूस वैसे ही तफरीह के सामान, तो हमारे जो भी लोग हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आते हैं, हमारे चेहरों को थोड़ी देर के लिए हंसी लाते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान लेकर आते हैं, वो बहुत अच्छे लोग और होते ये हैं, दानियाल उनकी ने कदर बड़ा करनी अच्छा चाहिए। काम किया भी है। बहुत शुक्रिया मच दानियाल। अप्रिशिएटेड दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको खूब एंजॉय किया होगा। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं ना, कैसी? पाकिस्तानी मर्दों के तो दिल खुश हो जाएंगे, इंक्लूडिंग यू। अच्छा। सऊदी अरब के अंदर ये हुआ है कि एक शौहर की दूसरी शादी, एक मर्द की दूसरी शादी हो रही थी और तोहफे के तौर पे सबसे प्लेजेंट, सबसे महंगा तोहफा उनकी पहली बीवी की वजह से दिया, उनकी पहली बीवी की तरफ से दिया मुझे गया। ये बताएं सबसे पहले, तोहफा सऊदी अरब में दिया गया, हाँ जी, बंदा सऊदी अरब का, मुस्लिम तो है ना, मुस्लिम तो है। पाकिस्तानी मर्द कहाँ से खुश हो? एज अ एग्जाम्पल सेट हो रहा है यार, ये एज अ एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जैसे इस्लाम में मर्द हर बात की दलील में कहते हैं मर्द के, और मर्द, अल्लाह ताला ने तो मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाज़त दी है। अब वो 4 बीवियां यहाँ पर तो हो नहीं सकती, यहाँ पर तो हाथापाई चल जाती है, यहाँ पर तो मुक्के घूंसों तक बात पहुँच जाती है कि मुझे छोड़ के दूसरी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर ये महंगी जो 2024 का जो नया मॉडल है, ये कार तोहफे में दी गई है पहली बीवी की जानिब से, और फिर बाकायदा एक लेटर लिखा गया है कि आप जैसे अजीम शख्स मेरा शौहर था। खवातीन भी इस खातून को फॉलो करें, My हमारी ये God। दुआ है। आज जुमे का दिन है, ये चीज देखे कितनी वसत कल्बी का मुजाहरा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी दरिया दिल खातून है, और ये एक कह लें कि रोल मॉडल है हमारी खवातीन के लिए। हाँ जी। शोहर की दूसरी शादी और उस पे तोहफा नई ब्रांड न्यू कार, ये सऊदी अरब में ही हो सकता है। और ये जो लव पाकिस्तान लेटर में तो लिखा आप हुआ है सोच भी नहीं ना, सकते। ये लव लेटर में लिखा हुआ है कि आप एक अजीम शख्स है, मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला से यही कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपकी प्यारी बीवी के तोहफे और पैगाम जो है ना वो आप तक ज़रूर पहुँचे और आपकी जो नई ज़िंदगी है उसमें आसानियाँ हो। ये इस किस्म की कुछ लव लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन कितना जबरदस्त तरीके से कितने उन्होंने दिल पे लगा है ना, अब मैं समझ नहीं, सकती हूँ। आपने बिल्कुल सही बात की है। ये जो अब इसकी खबर समझ आई है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा वहाँ का ना, सऊदी अरब का इस मामले में बड़ा रिच कल्चर है। वहाँ पे ये चीज़ें आम हैं, दोनों तीनों बीवियां एक शोहर के साथ इकट्ठी घूम फिर रही होती हैं, अगर और आप बहुत अच्छा उनका ताल्लुक होता है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं 101 बीवियों की थी शादी, और फिर अगर आप डिवाइडेड होते हैं हफ्ते में दिन, 2 दिन तुम इसके पास हो, 2 दिन तुम इसके पास हो। अगर 2 दिन से ज्यादा कोई शख्स तीसरे दिन गुजारना चाहता है तो जिस बीवी के पास रह रहा होता है वो कहती है तुम्हारा हक बनता है कि तुम उस बीवी के पास जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर क्या दूंगी। अखलाकियात है, क्या उनका मैनर्स हैं। आप देखें कि क्या जबरदस्त निज़ाम इंसाफ उन्होंने वाह 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 वाह, किस बिल्कुल। तरीके से एक शोहर 3 बीवियों के साथ। अच्छा वैसे बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम जोक, पाकिस्तान में तो शोहर एक बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। जी, तो वहाँ पर वो शेख है ना, उनके पास पैसे हैं। नहीं, पैसों की मामला नहीं है, पैसों की बात नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि ये बेशक इसको हम एज ए फन ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। इस्लाम में वैसे तो कहा जाता है ना, है भी कि 4 शादियां हैं,
बट वो शादियां तब हैं कि अगर आप बाकी खवातीन का, बाकी बीवियों का भी हक अदा कर सकते हैं। Exactly. तो कितना खुशकिस्मत शोहर है ये जिसकी दूसरी शादी पर उसकी बीवी ने उसको नई गाड़ी गिफ्ट की है। वाह 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 वाह, काश ऐसा पाकिस्तान में हो वाह सकता। वाह 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 वाह, हाँ, काश। What सोशल if? मीडिया के नीचे सऊदी अरब की खबर है, इस खबर के नीचे सारे पाकिस्तानी मर्दों की लाइन लगी हुई है। वो इसको शेयर कर रहे हैं, वो इस पे खुशियां मना रहे हैं। छोटी छोटी खुशियां हैं, चले हो नहीं सकता प्रैक्टिकल ऐसा, कम से कम इस नहीं, I खबर think का आप ऐसा है भी प्रैक्टिकल कहाँ पाकिस्तान में आप सोच बहुत सकते रेयर हैं। एग्जांपल नजर आती है, ऐसा नहीं है। वो खवातीन कभी इजाजत भी देती हैं, वो लाखों में कोई एक मिसाल हाँ, ऐसी हो, ऐसा वरना तो होता यहाँ भी है। पर और समटाइम ऐसा होता है कि एक घर में ऊपर नीचे जो है वो वाइफ रहती हैं। इवन आई हैव एन एग्जांपल इन माय फैमिली जहाँ पर इस तरह से ये लाखों में कोई एक हाँ, एग्जांपल लाखों में ऐसी कोई होती ऐसा होता है कि जिसमें यहाँ दो पर बीवियां तो रहती हैं। शोहर के सामने, बीवी के सामने शोहर किसी दूसरी खातून की तारीफ कर दे और उसके बाद वो बच के जाएगा कहाँ? अच्छा, वो जेलसी एक फैक्टर आ जाता है, लेकिन वो ये है Natural कि है, जिसको अगर आप- मर्द प्यार और जो आपकी दौलत है उसको बराबर का डिवाइड करे ना, तो फिर शायद ये ना हो। वो सब माँ कुछ भी और कर ले, बीवी वो में भी फर्क नहीं सब कर कुछ सकता। भी कर नहीं, I ले, think- नहीं, पाकिस्तानी you इस कॉन्टिनेंट की है, इंडिया हाँ। की है, पाकिस्तान की खवातीन ये सब बर्दाश्त कॉन्टिनेंट नहीं में, कर सकती। exactly। लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है, अच्छी चीज़ है। वहाँ पर मेरा ख्याल है कि उसकी बीवी ने बड़ा ज़बरदस्त, और इसमें उसका क्रेडिट उसके शोहर को भी जाता है, जिसने इतने अच्छे तरीके से उसका हक अदा किया है ना। तो तभी तो जाके उसके शोहर ने उसको, बीवी ने अपने शोहर को एक गाड़ी तोहफा दी है। Exactly। ये दो तरफा ट्रैफिक होती है, मोहब्बत दो तरफा होती है, तो दोनों को इसमें क्रेडिट जाता है। तो उस शोहर के लिए हमारी भी नेक तमन्नाएं हैं, उनकी दूसरी शादी पर उनको नई गाड़ी मिली है, बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, और हमारी ख़वातीन के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम भी है। अच्छा जी, इससे मिलती जुलती तो नहीं, लेकिन इसी से थोड़ी सी ज़रा मुमासलत है इस खबर में, सिमिलैरिटी है हल्की सी, खूबसूरती की भी बात हो रही है। हाँ जी, तो ये दो फुटबॉलर्स हैं जो कि खेल तो जैसा भी करती हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से इतनी फेमस हो रही अच्छा, है। इनके टैलेंट के इतने चर्चे नहीं है, फुटबॉल इनका प्रोफेशन है, पैशन है, उससे ज्यादा इनकी जो पजीराई हो रही है सोशल मीडिया पे, पर, उनकी अपीयरेंस वो पे, इनकी उनकी beauty है, ब्यूटिफिकेशन खूबसूरती पे। है। अच्छा, वही मैं कहती हूँ फुटबॉल इज सच अ टफ गेम कि इस पे एक तो ये है कि आपको एक्सरसाइज और फुल थकावट और मर्दों वाला काम है, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर एक लड़की का ना मेल थोड़ा मस्कुलर टाइप हो जाता है, फिर उसके साथ धूप में खेलना। हमारे यहाँ पर तो ये होता है हम काले हो जाएंगे, लेकिन धूप में खेलने के इधर तो बावजूद खवातीन थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलती हैं तो सन ब्लॉक वगैरह लगाती हैं। Exactly। ख्याल रखना भी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, उमूमी परसेप्शन ये होती है, जो भी एथलीट्स फीमेल्स होती हैं ना, उनमें कहा जाता है कि नज़ाकत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक हार्ड वर्किंग इतनी ज़्यादा होती है, उनके उनके जो फीचर्स होते हैं फेस के, उनमें थोड़ी सी ज़रा मर्दानगी सी नज़र आती है, उनकी खूबसूरती कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनका कॉम्प्लेक्शन वो नहीं रहता है, लेकिन इसीलिए शायद इन दोनों खवातीन की इतनी धूम है। और सोशल मीडिया पर आपको अक्सर टिकटॉक पे, वैसे इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो सब नज़र आती हैं जहाँ पे ये लड़कियों को बड़ा वो लगा के सॉन्ग्स लगा के और बड़ा के कितनी खूबसूरत। और ये एक्चुअली में ये दो फुटबॉलर्स हैं, और इनके जो खेल है, खेल भी बड़ा अच्छा खेलती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, खेल से ज़्यादा जो इनको अप्रिशिएट किया जाता है और इनकी जो पिक्चर वायरल्स होती हैं या इनकी जो अप्रिसिएशन है वो इनकी खूबसूरती की वजह अच्छा, से ये ज़्यादा है। खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है, चाहे इंसान का कोई जानवर भी खूबसूरत हो ना, तो वो आपको अट्रैक्ट करती है। जी, ख़वातीन हो, मर्द हो, खूबसूरती चीज़ ही ऐसी है कि इसको बहुत फैसिनेट किया जाता है, एडमायर किया जाता है, तो इसीलिए इन दोनों ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन इनकी खूबसूरती की बुनियाद पर। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको देते हैं, इकॉनमी से रिलेटेड है। इकॉनमी तो नहीं, आपको पता है कि ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव डॉलर के बरक्स जो है एक करेंसी आ रही है, जिस पर अब पाकिस्तान ने जो है शमूलियत के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है 2024 में। इसका 6 ममालिक है, जिसमें इंडिया भी है, सऊदी अरब भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। बेसिकली चाइना और रशिया की जानिब से मिलकर एक वो ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें जो इस एरिया के, इस रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, जिनकी इकॉनमी, जिनकी ट्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको मिलाकर, और अब ट्रेड जो होगी ना वो सब इसी में होगी। और इससे पहले रशिया से जो इंडिया तिजारत कर रहा था, जो तेल भी लिया है वो भी रुबल में लिया है, और रशियन करेंसी में अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा बन जाता है तो ग्लोबली छोड़े, रीजनली पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। अभी शमूलियत एग्जैक्टली हुई नहीं, बट
उम्मीद है, दरख्वास्त दी एग्जैक्टली दरख्वास्त दी है, हर साल तवक्को ये है। अगस्त में इनका जो होता है वो इजलास होता है और नेक्स्ट अगस्त में यानी कि 2024 के अगस्त में बाकायदा तौर पर अभी करेंसी का डिज़ाइन क्या होगा, किस तरह से होगा, ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो अभी बाकायदा तौर पर जो है वो इसका डिज़ाइन नहीं बनाया गया है कि कौन सी करेंसी होगी, क्योंकि सारी इंटरनेशनल जो लॉबी है जो इस डॉलर के रिप्लेसमेंट में इस ब्रिक्स को लेने जा रही और है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी मज़ीद जो है बेहतर हो, स्ट्रेंथन हो, ताकि जो हमारे हालात हैं मुल्क के आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। ले जी, आपसे अब इजाज़त देते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।